नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वनों के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट। हम इसको देखें इससे पहले हम छोटा सा रिवीजन कर लें। मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। फिर दूसरा कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र में। अगर आप लार्जेस्ट एरिया देखें फॉरेस्ट का तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा एंड महाराष्ट्र में। इन टर्म्स ऑफ अ फॉरेस्ट कवर एज अ परसेंटेज ऑफ देयर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। अब उनका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, राज्यों के भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से अगर परसेंटेज देखें तो टॉप 5 स्टेट्स आर मिजोरम 85.41% पे फॉरेस्ट कवर है उसके, अरुणाचल प्रदेश कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 79.65% भूभाग पर वन क्षेत्र है, मेघालय 76.33% भूभाग पर उसके वन क्षेत्र है, मणिपुर 75.46% भूभाग पर वन क्षेत्र है एंड नागालैंड 75.31% भूभाग पर उसके वन क्षेत्र है। तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में देखें तो मिजोरम में सबसे ज्यादा है और लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। लोयर सबसे कम कहाँ है? सबसे कम आपके हैं हरियाणा और पंजाब के अंदर। इन सब में आपके हरियाणा एंड पंजाब के अंदर आपके बहुत कम फॉरेस्ट है, 3.62 एंड 3.67 के आसपास ये वन क्षेत्र है। एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट, वनों के लाभ। वनों के लाभ हमें दो रूप में मिलते हैं। एक तो प्रत्यक्ष रूप जो हमें सीधा मिल जाता है, जो हमें सीधा दिखता है, जैसे भोजन, फूड। यदि मानव वनों में रहता और वहीं से कंदमूल, फल अथवा पशु पक्षियों के आखेट से अपनी भोजन की पूर्ति कर लेता है। आज भी कई आदिम जातियां अपने भोजन के लिए वनों पर ही निर्भर करती है। पहले के समय में जो फ्रूट्स होते थे, जो और भी कोई चीज होती थी, सीधा वो वनों से लेकर ही खा लेता था। अभी भी ऐसे कई ट्राइबल एरिया है जो सीधे वनों से ही भोजन प्राप्त कर लेते हैं। रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, दूसरा इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, औद्योगिक कच्चा माल। वनों से बहुत से उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध होता है। कागज, पेपर, दिया सलाई, मैचस्टिक, लाख, प्लाईवुड, रेशम, खेलों का सामान आदि कई उद्योग वनों के ऊपर निर्भर है। मेडिसिन, जड़ी बूटियां। वनों से अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां मिलती है जिनसे विभिन्न प्रकार की औषधियां बनती हैं। ईंधन की लकड़ी, फ्यूल वुड। ईंधन की लकड़ी, फ्यूल वुड। लकड़ी वनों की सबसे बड़ी उपज है और ईंधन का सबसे बड़ा साधन है। प्राचीन काल में तो मानव जाति ईंधन के लिए पूर्णतः लकड़ी के ऊपर ही निर्भर करती थी। आज हमारे पास कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, विद्युत आदि के कई विकल्प उपलब्ध हैं, तब भी लकड़ी एक महत्वपूर्ण ईंधन के रूप में प्रयोग में आती है। पशुओं के लिए चारा, फोडर फॉर एनिमल्स। कई वनों में विस्तृत घास उगती है जो पशुओं के चारे का काम करती है। कई पशु पेड़ पौधों के पत्ते को खाकर अपना निर्वाह करते हैं। आजीविका, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। आजीविका का सहारा, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। वन असंख्य व्यक्ति को आजीविका प्रदान करते हैं, जॉब दे रहे हैं, जैसे लकड़ी को काटने, चीरने तथा वनों पर आधारित उद्योगों से लाखों लोगों को आजीविका मिलती है, उनको जॉब मिल रहा है। गवर्नमेंट रेवेन्यू, सरकारी आय। गवर्नमेंट रेवेन्यू, सरकारी आय। वन उत्पादों से कर के रूप में सरकार को काफी आय प्राप्त होती है। तो जो आपके जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं उनको जब सेल करते हैं तो उससे भी काफी हमें सरकार को काफी आय हो जाती है। तो ये तो थे सीधे सीधे जो हमें लाभ देखने को मिल रहे हैं, प्रत्यक्ष हमारे पास में आ रहे हैं। अगले आ जाते हैं इनडायरेक्ट बेनिफिट्स, अप्रत्यक्ष लाभ जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन
होते हैं, जैसे चेक ऑन सोइल इरोजन, मृदा अपरदन पर नियंत्रण। वृक्षों की जड़ें मिट्टी को दृढ़ता से जड़े रखती है। जो जिन एरियाज के अंदर, जिन जगहों पे अंदर वनस्पति होती है, वृक्ष होती है, उनकी जो रूट्स होती है वो क्या करती है, मिट्टी को पकड़े रखती है, उसको जकड़े रखती है। और जब कभी वर्षा होती है तो क्या होती है, मिट्टी अपने स्थान पर ही जमी रहती है, बहकर नहीं जाती। इस प्रकार मृदा अपरदन को रोकने के लिए वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जिन स्थानों पे वन पेड़ कम होंगे, वृक्ष कम होंगे, वहां की मिट्टी सोइल इरोजन ज्यादा होगा, और जहां पर वृक्ष ज्यादा होंगे, वन ज्यादा होंगे, वहां पर सोइल इरोजन कम होंगे। आजकल देश के विभिन्न प्रदेशों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए वन लगाए जाते हैं। दूसरा आ जाता है चेक ऑन फ्लड्स। चेक ऑन फ्लड्स, कंट्रोल ऑन फ्लड्स, बाढ़ों की रोकथाम। जब वर्षा होती है तो पेड़ों की जड़ें बहुत सारा पानी चूस लेती है। मतलब अगर उस जगह पे वन है तो क्या करेंगे, जो उसकी रूट्स हैं उस पानी को सोक कर लेंगे, चूस लेंगे, और बाद में धीरे धीरे उसे प्रयोग करते रहते हैं। इस प्रकार वन बाढ़ों की रोकथाम में भी बड़ी सहायता करते हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों में वनों को काटने के कारण बाढ़ों का प्रकोप बढ़ गया है। चेक ऑन एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट, मरुस्थल के प्रसार पर नियंत्रण। वन मरुस्थल के प्रसार को रोकते हैं, एक्सपेंशन को रोकते हैं, क्योंकि वृक्षों की जड़ें रेत के कणों को परस्पर जकड़े रखती हैं। जो वृक्ष होते हैं, जो उनकी जड़ें होती है, वो सैंड्स को पकड़े रखती है, जड़े रखती है, तथा रेत को आगे नहीं बढ़ने देती। दूसरे, मरुस्थल की जलवायु को धीरे धीरे आर्द्र बनाने में भी वन प्रयत्नशील रहते हैं। दक्षिण पश्चिम हरियाणा, दक्षिण पश्चिम पंजाब तथा राजस्थान में मरुस्थलों को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वन लगाए जा रहे हैं। इफेक्ट ऑन क्लाइमेट, जलवायु पर प्रभाव। वन वाले क्षेत्रों में पत्तों से वाष्पीकरण होता रहता है, जिससे तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है। जब आर्द्र वायु इनके ऊपर से गुजरती है तो संघनन होता है, जिससे बादलों का निर्माण होता है और वर्षा होती है। तो कहते हैं जहां वनस्पति ज्यादा होगी वहां की क्लाइमेट अच्छी होगी और वहां पे बरसात भी ज्यादा होगी, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। इंक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना। भूमि पर गिरे हुए पेड़ों के पत्ते कुछ देर के बाद गल सड़ जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। इससे मिट्टी में जीवाश्म ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि होती है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है। भारतीय वनों की समस्या। अब भारत में जो वन है उनकी समस्या भी है। भारत के केवल अभी आपने देखा लगभग 21% भूभाग के ऊपर ही वन है, जबकि होने कितने चाहिए, 33% होने चाहिए, तो इससे कम है। तो इस अपर्याप्त वनों का भी बड़े तेजी से डिक्लाइन हो रहा है, ह्रास हो रहा है। वन हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते हैं। वनों की सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद लकड़ी के रूप में ईंधन, भवन निर्माण, फर्नीचर तथा अन्य कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर धीरे धीरे कई वनों को साफ करके कृषि की शुरू कर दी है। देश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थानांतरित कृषि की जाती है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहता है, जिससे वनों को बहुत हानि हुई है। बहुत से उद्योग वनों पर निर्भर है और उन्हें कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए वनों का ह्रास हो रहा है, उनमें डिक्लाइन हो रही है। निम्न उत्पादकता, लो प्रोडक्टिविटी। अन्य देशों की तुलना में जो भारतीय वन है उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। परिवहन की समस्या। भारत के बहुत से क्षेत्रों में परिवहन की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिस कारण वनों का उचित शोषण करने में कठिनाई आती है। आर्थिक दृष्टि से उपयोगी नहीं है। उष्णकटिबंधीय वन बड़े घने हैं और उनकी लकड़ी सख्त होती है। एक ही स्थान पर कई प्रकार के वृक्ष उगते हैं, इसलिए आर्थिक दृष्टि से उपयोगी नहीं है। आग, फायर।
भारत में प्रतिवर्ष बहुत से वनों में आग लग जाती है और वो नष्ट हो जाती है। जो भी हिली एरियाज में है वहां पे वनों में आग लग जाती है और वो नष्ट हो जाती है। ग्रीष्म काल के शुष्क मौसम में वन अग्नि का बड़ा भय रहता है। आग बुझाने की उचित व्यवस्था न होने से वनों को भारी क्षति होती है। पौधों की बीमारी और कीट पतंगे। भारत में बहुत से वनों में पौधों को विभिन्न प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। अब वनों का ये हमने देखा कि वनों में क्या क्या समस्या है। तो वनों का संरक्षण अति आवश्यक हो गया है और इनके लिए हमें विभिन्न उपाय करने चाहिए, जैसे वनों की अंधाधुंध कटाई को नियंत्रण किया जाए और विशेष परिस्थितियों में ही वनों को काटा जाए। वर्षारोपण का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चलाया जाए ताकि जिन क्षेत्रों में वनों को काटा जा रहा है वहां पर फिर से वन उग सके। वर्षारोपण का कार्यक्रम इस तरह से चलाया जाए कि बंजर तथा अनुपजाऊ भूमि को वनों के आवरण से ढकने में सहायता मिले और उनसे ईंधन व इमारती लकड़ी, घास तथा अन्य उत्पाद प्राप्त किए जा सके। सड़कों, रेल मार्गों तथा नदियों, नहरों एवं झीलों के किनारे पर वृक्ष उगाए जाएं ताकि इसके आसपास भूमि को नुकसान ना पहुंचे और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायता मिल सके। नगरों में हरित पट्टी ग्रीन बेल्ट का विस्तार किया जाए तथा सामुदायिक भूमि पर पेड़ लगाए जाएं। गांवों में ग्राम पंचायत की भूमि अथवा सामुदायिक भूमि पर पेड़ लगाए जाए। गांव में बंजर तथा अनुपजाऊ भूमि पर पेड़ लगाने के लिए आसान शर्तों पर ऋण देने की व्यवस्था होनी चाहिए। ग्रामीण इलाकों में वनों में पशु चराने, लकड़ी काटने आदि की प्रथा है। इन क्रियाओं को इस प्रकार नियंत्रित करना चाहिए कि वनों की वहन शक्ति से अधिक विनाश न हो पाए। लकड़ी के स्थान पर ईंधन के वैकल्पिक संसाधनों के प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि ईंधन की लकड़ी की मांग कम हो सके और वनों के संरक्षण में सहायता मिल सके। गोबर गैस तथा प्राकृतिक गैस अच्छे विकल्प हैं इसके लिए। यदि विकास कार्यक्रमों के लिए वनों को काटना अनिवार्य हो तो उसकी भरपाई की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे जब खानों से माइन से खनिज समाप्त हो जाए तो माइंस के स्थान पर पेड़ों को उगाने की व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए। इसी प्रकार से उद्योगों के लिए हरित पट्टी के विकास को अनिवार्य कर देना चाहिए। नई बस्ती बसाने तथा पुरानी बस्तियों के विकास के लिए ऐसी योजना का विकास करना चाहिए कि वनों को न्यूनतम हानि हो। देश के विभिन्न इलाकों में स्थानांतरित कृषि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से वनों को भारी नुकसान पहुंचता है। अतः शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के स्थान पर स्थायी कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। वनों की उपयोगिता तथा उसके संरक्षण के संबंध में जन साधारण में जागरूकता अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए। वनों की समस्या के संबंध में लोगों को जागरूक बनाना चाहिए। इसके लिए वन महोत्सव आरंभ किया गया है। चिपको आंदोलन भी इसी के लिए था और प्रतिवर्ष 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है जिससे जन साधारण में जागरूकता उत्पन्न करने में सहयोग मिल सके। वनों में आग लगने से वनों को भारी नुकसान पहुंचता है। इन वनों को आग से बचाने के लिए आधुनिक टेक्निक्स का उपयोग करना चाहिए। वनों को कीड़ों एवं बीमारियों से भी भारी नुकसान पहुंचता है। अतः पेड़ों की उचित देखभाल के लिए उन्हें बीमारियों से बचाने के उपाय करने चाहिए। वनों के संरक्षण के लिए वन संबंधी शोध कार्य अति आवश्यक है। अतः सरकार को चाहिए कि उसके लिए आधारभूत ढांचा तैयार करें और इस प्रकार के शोध कार्य को प्रोत्साहित करें। थैंक यू।